इस वक्त बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर 23 को नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई सीटें तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज की सीटों पर यह उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने आज इन तारीखों की घोषणा कर दी है। तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज की सीटों पर उपचुनाव, 4 विधानसभा सीटों पर 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। 23 नवंबर को अमूमन सभी नतीजे सामने आ जाएंगे, जिसमें लोकसभा सीटों के भी उपचुनाव के नतीजे सामने होंगे, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। 2 चरणों में झारखंड में चुनाव, 1 चरण में महाराष्ट्र में चुनाव। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव, तरारी, रामगढ़। राहुल लाल मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल भाई, तमाम जानकारियों के बीच में आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि इन चुनावों में क्या आपको इस बात की अब बहुत ज़रूरत समझ में आती है, जहां तक जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव की बात मैं करूं, कि विपक्ष को अब एकजुट होने की ज़रूरत है। असदुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं कि आपने सब कुछ करके देख लिया, अपना अपना दम हरियाणा में दिखा लिया, आप लोग हार गए। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, वहां पर एनसी जीती है, लेकिन कांग्रेस उस लिहाज से परिणाम नहीं ला पाई है। बीजेपी ने अपना स्ट्रांग होल्ड बढ़ाया, पिछली बार से ज्यादा सीटें ली हैं। राहुल जी। राजीव जी, देखिए, आपके बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन एक चीज हम लोगों को यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो लोकसभा चुनाव के रिफ्लेक्शंस हैं वो हम लोगों को अभी भी आगे भी दिखाई दे रहे हैं। मोटे तौर पे हम लोग अगर देखें, लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस को, 5 सीटें बीजेपी की थी, और दोनों पक्ष आमने सामने कांटे के टक्कर में थे। और अगर विधानसभा चुनाव में भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो 39.5% का वोट शेयर कांग्रेस को भी रहा, 39.95 के आसपास का वोट शेयर जो है बीजेपी को भी रहा। तो वो एक तरह से लगभग 39% पे आप दोनों ही पार्टियां बनी हुई रही। जो हम लोगों ने विधानसभा में देखा, लोकसभा में देखा, वही चीजें नजर आ रही है। थोड़ी बहुत, हर चुनाव अलग अलग होता है, अलग अलग चीजें आएंगे, लेकिन जो महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, वहां पे अगर हम लोग देखें तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, महायुति और महाविकास अघाड़ी, जो इंडिया अलायंस है, वहां पे हमें लग रहा है कि उसको अलग चश्मे से हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी थी वहां पे, और उसको 13 सीटें मिली थी। 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी और उन्हें 9 सीटों पर सफलता मिली थी। तो वहां पे दोनों पार्टियों में अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अगर हम लोग तुलना करें, वो अंतर काफी बड़ा है। वो आपको हरियाणा जैसी परिस्थिति नहीं दिखाई देती है। और एक सहानुभूति फैक्टर जो शरद पवार के प्रति भी हम लोगों को दिखाई देता है और उद्धव ठाकरे के प्रति भी दिखाई देता है, कि अगर देखिए केवल उनके पार्टी को तोड़ा जाता तो उससे राजीव जी विशेष कठिनाई नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उनका नाम, उनका चुनाव चिन्ह, उन तमाम चीजों को भी ले लिया गया, वो कहीं कहीं जनता के बीच में एक सहानुभूति फैक्टर के बीच में, हालांकि उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा अंतिम समय तक वहां पे महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो देखना पड़ेगा कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और वहां पे अगर हम लोग झारखंड में देखें तो हेमंत सोरेन जिस तरह से जेल भी चले गए और तमाम तरह की चीजें हुई, तो वो क्या परिणाम आएगा। चंपई सोरेन, राहुल भाई, ये दोनों स्टेट को अगर देखा जाए तो एक महाराष्ट्र है जिसको आर्थिक जगत का केंद्र कहा जा सकता है, आर्थिक कैपिटल कहा जा सकता है, और झारखंड जो कि कंपैरेटिवली टू महाराष्ट्र पिछड़ा माना जा सकता है, आदिवासी इलाका है, नक्सल प्रभावी यहाँ के कुछ हिस्सों में है। तो इन दोनों को लेकर और दोनों जगह इस तरीके के परिणाम आना, क्या आपको लगता है इनमें से दोनों स्टेट आगे की राजनीति तय करेंगे, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के आए परिणाम बहुत ज्यादा असर डालने वाले हैं आगे? देखिए राजीव जी, असर तो दोनों का होगा। अगर हम लोग हरियाणा और जम्मू कश्मीर का कहें तो जम्मू कश्मीर के भी जो परिणाम है वो भी आगे को प्रभावित कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की बहुत बड़ा आर्थिक राजधानी वाला जगह है, काफी बड़ा। अगर हम लोग देखें लोकसभा चुनाव की सीटों की दृष्टि से भी देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र की 48, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 48 लोकसभा सीटें हैं वहां पे। अभी विधानसभा में भी 288 वाली विधानसभा है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी विधानसभा भी हम लोगों को वहां की नजर आ रही है। तो एक तरह से उसका जो प्रभाव होगा वो आगे के चुनाव पे जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो इन जगहों पे बड़े दिलचस्प मुकाबले देखने के लिए मिलेंगे। हमें लग रहा है कि इसको हम लोग को हरियाणा के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। दोनों पार्टियों के लिए एक नाक के सवाल वाली स्थिति होगी महाराष्ट्र में भी, और उत्तर में झारखंड के चुनाव को भी एक सोच के देखिए कि आज वहां पे इंडिया अलायंस सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके पक्ष में होंगे, तो उसको वो कैसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में
जिस प्रकार के अलग अलग योजनाएं महाराष्ट्र सरकार घोषित कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे हेमंत सोरेन दिल्ली उन्होंने समीकरण बहुत सारे बनेंगे, एनालिसिस बहुत सारे होंगे राहुल भाई, और आपके साथ आगे भी एनालिसिस जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज दो चीजें अनोखी हुई हैं चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर बनाए जा रहे उस छद्म बादल को तोड़ने की कोशिश की जो आंकड़ों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम को लेकर हर कदम हर चीज पर पोलिंग एजेंट की नजर रहती है, लिहाजा इस पर कयास लगाना या इसे शक के दायरे में लाना ये ठीक नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।